स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा से चर्चा का विषय रहा है और यह होना लाजमी भी है। ये जानने में कोई बुराई नहीं है कि क्या हमारा नीला ग्रह इस यूनिवर्स का एकलौता ग्रह है जहाँ जीवन फलता फूलता है। वेल, ऐसा है या नहीं, इस टॉपिक पे आज से नहीं बल्कि मेरे और आपके पैदा होने से पहले से भी डिबेट और रिसर्च चल रही है, पर आज तक हम मनुष्य को कोई भी सबूत नहीं मिला। पर इस रिसर्च ने हमें बहुत कुछ दिया है, कुछ ऐसा जिसके बिना हमारा स्पेस को जानने का सपना महज एक सपना ही रह जाता। हम बात कर रहे हैं रॉकेट्स की। रॉकेट्स आज के समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मेजर ऑप्शंस में से एक है, जिसकी वजह से आज हमारी स्पेस की नॉलेज यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। पर कुछ भी इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। आज बड़ी बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कार्गो को इन्हीं की बदौलत दूर आसमान के परे स्पेस में भेज पाती हैं। पर रॉकेट्स ना होते तो शायद आज वायरलेस कम्युनिकेशन, लाइव टेलीकास्ट, गूगल मैप्स, वेदर फोरकास्ट जैसी कई चीजें कभी एग्जिस्ट ही ना करती। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी रॉकेट्स की दुनिया की लार्जेस्ट प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा, जिसने स्पेस ट्रैवल को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। हम बात कर रहे हैं स्पेस एक्स की। From Starbase, Texas. Rocket engines are key in our journey to make space more accessible. SpaceX has been at the forefront of this innovation. Heavy is the first time that there's something that's arguably even in the super heavy. Hotels in the area are completely sold out. Parking lots are packed. It's like the first time something exciting has happened in rocket launch. फैक्ट नंबर 1, दुनिया की पहली लार्जेस्ट प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 12 मार्च 2002 में इलॉन मस्क के पेपैल से अलग होने के बाद शुरू हुई। ऑलमोस्ट $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी की नींव रखी गई। कंपनी अपने विजन को लेकर क्लियर थी, जो कि महज एक प्लान ही था। पर एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी कंपनी को एक टीम की जरूरत होती है, साथ ही एक प्रॉपर मैनेजमेंट की भी, जो कंपनी के गोल्स को एफिशिएंसी के साथ अचीव कर सके। जिसके लिए मस्क रॉकेट इंजीनियर टॉम म्यूलर को अप्रोच करते हैं, जो कि आगे चलकर कंपनी के बिजनेस पार्टनर के साथ साथ प्रपल्शन सीटीओ भी बनते हैं। इनके अलावा भी स्पेसएक्स में कई हाईली एजुकेटेड लोगों को हायर किया गया, जैसे कि ग्वेन शोरवेल, क्रिस थॉमसन, वीपी ऑफ ऑपरेशन, जो कि टीआरडब्ल्यू और बोइंग जैसी बड़ी कंपनीज को छोड़कर स्पेसएक्स का हिस्सा बनते हैं। फैक्ट नंबर 2, 2005 तक स्पेसएक्स में लगभग 160 एम्प्लॉयज हो चुके थे, जिनमें से ऑलमोस्ट 90% एम्प्लॉयज का इंटरव्यू खुद इलॉन मस्क ने पर्सनली लिया था, जो कि जरूरी भी था क्योंकि एक नई कंपनी के कोर इनिशिएटिव को उसे चलाने वाला ही जान सकता है, खासकर जब आपका एंड गोल ही रॉकेट्स कॉस्ट को 10 गुना कम करना है। फैक्ट नंबर 3, इलॉन मस्क ने रॉकेट से रिलेटेड कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। ये बात उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कही थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें रॉकेट्स की नॉलेज नहीं है, क्योंकि सीखने वाला कभी भी कमियां नहीं ढूंढता। इलॉन भी कुछ इसी तरह की सोच रखते हैं। उनका कहना है, मेरी फॉर्मल एजुकेशन भले ही रॉकेट्स से रिलेटेड ना हो, बट मुझे शुरुआत से ही बुक्स पढ़ने का शौक था और मैंने उन्हीं से ये सब सीखा है। फैक्ट नंबर 4, स्पेस एक्सप्लोरेशन और इससे रिलेटेड किसी भी चीज को स्पेस में ले जाने की जर्नी में ग्राउंड से स्पेस के बीच का डिस्टेंस कवर करना इस प्रोसेस का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है। इसी वजह से छोटी स्पेस एजेंसीज चाहकर भी अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब आपका गोल मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बसाने का हो, तो उसके लिए आपको ज्यादा पेलोड ले जाने वाले रॉकेट्स बनाने होंगे। ज्यादा पेलोड के लिए ज्यादा बड़ा रॉकेट, और जितना बड़ा रॉकेट उतना बड़ा उससे बनाने का खर्चा। इस गैप को फिगर आउट करते हुए इलॉन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट्स का कॉन्सेप्ट सामने रखा। फैक्ट नंबर 5, लगातार 3 फेलियर के बाद स्पेसएक्स का फर्स्ट ऑर्बिटर लॉन्च 2008 में सक्सेसफुल हुआ। ये स्पेसएक्स का पहला ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल था, जो कि कम्प्लीटली इंटरनल फंडिंग से लॉन्च किया गया, जिसका नाम फैल्कन 1 था, जो कि एक्सपेंडेबल 2 स्टेज 2 ऑर्बिट स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल की कैटेगरी में आता है। बेसिकली ये वो रॉकेट नहीं है जिसके लिए स्पेसएक्स आज जाना जाता है, क्योंकि एक्सपेंडेबल 2 स्टेज 2 ऑर्बिट वाले रॉकेट्स ट्रेडिशनल रॉकेट्स की तरह केवल एक बार ही इस्तेमाल किए जाते हैं। लॉन्च के बाद इसका बाकी का हिस्सा अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो जाता है। पर किसी फील्ड में शुरू से शुरू करना किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसएक्स के लिए ये बड़ी अचीवमेंट थी, खासकर जब खुद कंपनी के ओनर ने ये एडमिट कर लिया हो कि उसकी कंपनी आने वाले कुछ महीनों में बैंकक्रप्ट हो सकती है। बट मस्क ने इसे अपने एम्प्लॉयज के लिए एज अ मोटिवेशन इस्तेमाल किया। फैक्ट नंबर 6, 2009 में जब वर्ल्ड के लीडिंग ऑटो जायंट्स अपनी बैंकरप्सी फाइल कर रहे थे, उस दौरान स्पेसएक्स के ओनर इलॉन मस्क ने एक ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए बताया, अगर एक बड़ा रिसेशन किसी भी कंपनी के अवेलेबल कैपिटल और लिक्विडिटी को खत्म कर सकता है, उसके बावजूद वहीं स्पेसएक्स बिलियंस ऑफ डॉलर गंवा रही है स्टारलिंक और स्टारशिप जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर, तो बैंकरप्सी जो कि फिलहाल नहीं है पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। साथ ही ट्वीट के लास्ट में मस्क ने इंटेल सीईओ एंड्रयू ग्रोव के फेमस कोट को भी ऐड किया, ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव ग्रोव।
फैक्ट नंबर 7, फैल्कन 9 एक पार्शियली रीयूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है या फिर कहें रॉकेट है। ये वही रॉकेट है जिसने स्पेस ट्रैवल को रेवोल्यूशनाइज और हमारे मार्स पर जाने के दरवाजे खोल दिए हैं। पहला स्टेज बूस्टर का है जो कि रॉकेट को एक सर्टेन एल्टीट्यूड पर ले जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज फाइनल पेलोड को उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इस प्रोग्राम की अनाउंसमेंट 2011 में की गई और दिसंबर 2015 तक इसे अचीव भी कर लिया गया। ये रॉकेट रीयूजेबल था बट कम्प्लीटली नहीं, क्योंकि यहाँ भी स्पेसएक्स रॉकेट का केवल 70 to 80% पार्ट ही सक्सेसफुली रिकवर्ड कर पा रहा था, जो कि इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग एक वाइटल पार्ट है ह्यूमन बीइंग को मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाने के लिए। फैल्कन 9 को फुली रीयूजेबल बनाने का काम अभी भी जारी है, जिसके लिए 2023 में कंपनी के फुली रीयूजेबल 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम जिसमें स्टारशिप के अंडर किया जाएगा। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है तो शायद कंपनी अपने सभी पुराने रॉकेट्स को रिप्लेस कर सकती है, जिसका कि पहला फेज कंप्लीट हो चुका है।